अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर कायनात जतोई। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 9 गाइटन एंड हॉल फिजियोलॉजी चैप्टर नंबर 32 रेड ब्लड सेल एनीमिया एंड पॉलीसिथीमिया का। सो इस चैप्टर में जो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है आयरन मेटाबॉलिज्म। जो लास्ट लेक्चर नंबर 8 अपलोड हो चुका है उसके अंदर हम लोगों ने जो है वो बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वो डिस्कस की है और किस तरीके से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जो है कंबाइन होती है और फिर वो ट्रांसपोर्ट होती है, वो सारी चीज़ें डिस्कस की है। लास्ट वाला लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट था, तो वो आप एक बार जाके अच्छे से सुन लीजिएगा। वो लेक्चर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि उससे रिलेटेड सीक्वेंस क्वेश्चन भी आता है, वाइवा में भी क्वेश्चन होते हैं और उसके अलावा आपको जनरल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में किस तरीके से उसकी फॉर्मेशन होती है। सो आज जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज़ आयरन मेटाबॉलिज्म। सो आज हम आयरन मेटाबॉलिज्म को डिस्कस करते हैं। कम बैक टू द पॉइंट। सो आयरन मेटाबॉलिज्म को स्टार्ट करते हैं। बिकॉज आयरन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन नॉट ओनली ऑफ हीमोग्लोबिन बट ऑल्सो ऑफ अदर इसेंशियल एलिमेंट्स इन द बॉडी, मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम्स, cytochrome oxidase, peroxidase, catalase. It is important to understand the means by which iron is utilized in the body. देखो, आयरन मेटाबॉलिज्म सबसे पहले तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हीम की फॉर्मेशन में हम लोगों ने आयरन का एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो देखा था कि आयरन जो है वो किस तरीके से हीमोग्लोबिन को फॉर्म कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी इसके बहुत इंपॉर्टेंट रोल होते हैं, लाइक मायोग्लोबिन हो गया, साइटोक्रोम्स हो गए, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज हो गए, पर ऑक्सीडेज हो गए, कैटालेज हो गए। सो इन सब की फॉर्मेशन में भी जो है वो आयरन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये सब जो आपसे साइटोक्रोम्स डिस्कस किए गए हैं या फिर ऑक्सीडेज, पर ऑक्सीडेज, कैटालेज, ये भी सारे एंटीऑक्सीडेंट एंड ऑक्सीडेंट जब आप लोग पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री में तो उस वक्त आपको साइटोक्रोम्स का, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का, पर ऑक्सीडेज का, कैटालेज का, इन तमाम चीज़ों का आपको वहाँ पे पता चलेगा कि ये कितने इंपॉर्टेंट इसेंशियल हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं हमारी बॉडी के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो इन सब की फॉर्मेशन में भी आयरन जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। सो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि हमें पता चले कि आयरन हमारी बॉडी में यूटिलाइज कैसे होता है, हमारी बॉडी आयरन को यूटिलाइज कैसे करती है। तो आज ये सारी चीज़ें हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं। द टोटल क्वान्टिटी ऑफ आयरन इन द बॉडी एवरेजेस 4 to 5 grams, about 65% of which is in the form of hemoglobin। अच्छा, हमारी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ 4 to 5 ग्राम्स हीमोग्लोबिन की ज़रूरत होती है। ठीक है, जिसमें से 65% तो हमें हीमोग्लोबिन बनाने में ही यूज़ हो जाती है। ठीक है, या फिर वहाँ पे यूज़ हो जाती है। तो 65% हमें कहाँ पे मिलती है? हीमोग्लोबिन में मिलती है। अबाउट 4% इज़ इन द फॉर्म ऑफ मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन की फॉर्म में हमें 4% मिलती है। 1% इन द फॉर्म ऑफ द वेरियस हीम कंपाउंड्स दैट प्रमोट इंट्रासेलुलर oxidation, 0.1% in combined with the protein transferrin in the blood plasma, and 15 to 30% is stored for later use mainly in the reticuloendoferritin systems and liver pancreatic cells, parenchymal cells, principally in the form of ferritin. अब आप लोग पूछेंगे कि आप लोगों को ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बताई गई, ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको इसलिए बताई गई है कि कहाँ कहाँ पे हमें कितने कितने परसेंट जो है वो आयरन हमें मिलती है बॉडी में, किस किस पार्ट में, किस किस कंपाउंड में, किस किस एलिमेंट में जो है वो हमारे पास आयरन की ज़रूरत होती है और कहाँ कहाँ हमें कितनी अमाउंट में आयरन मिलती है। तो ये सब कुछ वैल्यूज़ आपको इतनी ज़्यादा याद तो नहीं रहेंगी, आपके माइंड में बस ये होना चाहिए कि हमारी बॉडी में टोटल जो है वो 4 to 5 ग्राम्स हमारे पास क्या होती है? आयरन होती है। ठीक है, जिसमें से 65% तो नॉर्मली हमें हीमोग्लोबिन में मिलती है क्योंकि वो उसकी फॉर्मेशन में यूज़ हो जाती है। 4% हमारे पास मायोग्लोबिन जो होता है वहाँ पे हमारे पास होती है। इसके अलावा जो है वो इंट्रासेलुलर ऑक्सीडेशन वगैरह में भी 1% पाई जाती है। ठीक है, उसके अलावा 0.1% जो है वो प्रोटीन ट्रांसफरेन, जो ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन ट्रांसफरेन होगा, जो आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसके अंदर 0.1% होती है। 15 to 30% जो होती है वो लेटर यूज़ रेटिकुलो एंडोफेरेटिन सिस्टम होता है, जो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे जब हम लोग हीम के फैट वगैरह पढ़ेंगे। तो 15 to 30% कहाँ पे होती है? रेटिकुलो एंडोफेरेटिन सिस्टम में और एंड लिवर पेनक्रामल सेल्स के अंदर होती है। ठीक है, वो वहाँ पे स्टोर होती है बेसिकली। और उसके अलावा प्रिंसिपली इन द फॉर्म ऑफ फेरिटिन की फॉर्म में वहाँ पे प्रिंसिपली ये हमारे पास जो है वो स्टोर होती है। तो ये सारी टर्म्स आगे चल के जब हम डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में तो ये कंफर्म हो जाएंगे आप लोगों को। फिलहाल आप इतना माइंड में रखो कि हमारे पास जो मेन मैं आपको बता रही हूँ, देखो सिंपल है। 4 to 5 ग्राम्स हमारी बॉडी में आयरन जो होता है हमें मिलता है। ठीक है, 65% क्योंकि हीमोग्लोबिन
में इंपॉर्टेंट रोल आयरन प्ले करता है, तो 60 to 65% हमें वहाँ पे मिला। उसके अलावा 50 to 30% जो है ये स्टोर होता है कहाँ पे, रेटिकुलो एंडोफेरेटिन सिस्टम और लिवर पैरेन्काइमल सेल्स में। सो ये आप दो याद कर लो कि वहाँ पे इन दी फॉर्म ऑफ फेरेटिन ये वहाँ पे स्टोर होता है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा 0.1% हमें कहाँ पे मिलेगा, ब्लड प्लाज्मा में मिलेगा, और 1% अदर ऑक्सीडेज इंट्रासेलुलर ऑक्सीडेशन जो होती है वो वहाँ पे मिलता है। सो कोई इतना मुश्किल नहीं है आप लोगों के लिए। अगर मैं मार्क कर लूँ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 to 5 ग्राम्स हमारे पास है, 65% जो है हमारे पास हीमोग्लोबिन में होता है, ठीक है। मायोग्लोबिन में 4% है। उसके अलावा 15 to 30 जो हमारे पास सिस्टम है वो रेटिकुलो एंडोस्टेम सिस्टम में और लिवर पैनक्रियाल सेल्स में मिलता है, 1% ब्लड प्लाज्मा में। सो ये कुछ इतना मुश्किल पॉइंट्स नहीं है, इसको आप लोग माइंड में कर लो, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री जब आप पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें आप लोग को वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपके जो है वो काम वहाँ पे आपके लिए यूज़फुल रहेगी। ओके, आगे चलते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ आयरन, ठीक है। अब हमें ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज ऑफ आयरन के बारे में बताना है। यहाँ पे तो सिंपली हमने बता दी कि कितनी हमें आयरन मेटाबॉलिज्म में हमारी बॉडी में कितनी आयरन होती है, कहाँ कहाँ पे होती है वो। अब हमारे पास ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ आयरन जो है वो किस तरीके से होती है। ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ आयरन इन द बॉडी आर डायग्राम्ड इन फिगर 32.7 एंड कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलोज। अच्छा, फिगर अब हमारे पास कौन सी है वो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है, वो फिगर भी दिखाती हूँ। अब उसमें फिगर में होगा क्या वो पहले पढ़ लेते हैं। व्हेन आयरन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन इज इमीडिएटली कंबाइंस इन द ब्लड प्लाज्मा विद द बीटा ग्लोबिन एपोट्रांसफेरिन टू फॉर्म ट्रांसफेरिन विच इज़ देन ट्रांसपोर्टेड इन द प्लाज्मा। देखो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ही इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में आयरन एब्जॉर्ब हुई, ये कंबाइन इमीडिएटली किसके साथ हो जाएगी, ब्लड प्लाज्मा में। बीटा ग्लोबुलिन होता है हमारे पास, ब्लड प्लाज्मा के अंदर ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल होता है, आप लोगों को कल भी पढ़ाया था। तो ग्लोबुलिन होता है, ये बीटा ग्लोबुलिन के साथ जो है वो अटैच हो जाती है, ठीक है। एपोट्रांसफेरिन, बीटा ग्लोबिन एपोट्रांसफेरिन होता है जिस जो फिर ये क्या बनाती है, ट्रांसफेरिन बनाती है, जो कि देन ट्रांसपोर्टेड इन दी प्लाज्मा में देन ट्रांसपोर्ट हो जाता है। द आयरन इज लूजली बाउंड इन दी ट्रांसफेरिन एंड consequently can be released to any tissue cells at any point in the body. Excess iron in the blood is deposited especially in the liver, hepatocytes and less in the reticuloendothelial cells of the bone marrow. अब क्या होगा, ये ट्रांसफेरिन की फॉर्म में कहाँ पे, प्लाज्मा में ट्रेवल कर रही है। अब ये आयरन लूजली अटैच होती है ट्रांसफेरिन के साथ। सो बॉडी में जहाँ पे भी आयरन की ज़रूरत होगी तो वो ये यहाँ से जो है वो डिटैच्ड होगी और बॉडी के उस टिश्यू तक चली जाएगी। और एक्सेस आयरन जो होती है, याद रखिएगा, वो लिवर में डिपॉजिट होती है, लिवर हेपेटोसाइट्स में जो है वो स्टोर होना शुरू हो जाती है, और थोड़ी उससे कम जो है वो रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स ऑफ बोन मैरो होता है, वहाँ पर वो क्या होती है, स्टोर होती है। आगे चलते हैं अब हम ये डायग्राम है, ठीक है। अब ये डायग्राम है, अब इस डायग्राम में किस तरीके से उन्होंने बताया, देखो उन्होंने हमें क्या कहा कि भाई हमारे पास सबसे पहले आयरन जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से एब्जॉर्ब होती है। अब ये हमारे पास आयरन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुई, एब्जॉर्ब हुई। अब वहाँ से वो प्लाज्मा के अंदर जाती है और प्लाज्मा में ये आयरन जो है वो ट्रांसफेरिन के साथ क्या हो जाती है, अटैच्ड हो जाती है। अब ट्रांसफेरिन के साथ तो ये अटैच्ड हो गई है, ओके। अब या तो ये क्या करेगी, ये जो ट्रांसफेरिन के साथ अटैच्ड हुई है इसका बॉन्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, ये बॉन्ड क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। तो अब ये अगर हमें ये प्लाज्मा में इस तरीके से ही ट्रैवल करती है, अब अगर इसको ज़रूरत होगी कि किसी भी टिश्यू को या किसी भी सेल को इसकी ज़रूरत है तो यहाँ से डिटैच हो गए ये आयरन जो है वो किसी भी टिश्यूज़ में चला जाएगा, किसी भी सेल में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये चीज़ तो डिस्कस हो गई। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये ट्रांसपोर्ट हुई है, यहाँ तक हमने जो डिस्कस किया, यहाँ तक इसकी पूरी स्टोरेज को डिस्कस किया प्लाज्मा में, ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे, अब ये टिश्यूज़ वगैरह, ये ब्लू रिबन, ये चीज़ें अब आगे डिस्कस होंगी। सो आगे चलते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ आयरन इन द सेल साइटोप्लाज्मा, आयरन्स कंबाइन मेनली विद द प्रोटीन एपोफेरेटिन टू फॉर्म फेरेटिन। अब जब ये सेल साइटोप्लाज्म में जाती है तो ये मेनली किसके साथ, एक प्रोटीन के साथ अटैच होती है जिसे हम लोग एपोफेरेटिन कहते हैं, जो कि फेरेटिन बनाता है। एपोफेरेटिन हैज़ अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अबाउट 4,60,000 and varying quantities of iron can combine in cluster of the iron radicals with this large molecules. Therefore, ferritin may contain only a small amount of iron or a large amount. देखो क्या होता है, अब क्या हुआ, सेल साइटोप्लाज्म में आयरन गया तो वो प्रोटीन एक होता है एपोफेरेटिन, उसके साथ अटैच्ड होता है और फिर फेरेटिन बना देता है, ठीक है। एपोफेरेटिन जो होता है उसका वेट हमारे पास कितना है, 4,60,000, और
जो वेरिंग क्वांटिटीज ऑफ द आयरन की वो क्लस्टर की फॉर्म में, रेडिकल्स की फॉर्म में इस लार्ज मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच हो जाती है. देयरफॉर फेरिटिन में कंटेन ओनली, अब फेरिटिन जो होता है वो हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ आयरन कंटेन करता है और यहाँ पे लार्ज अमाउंट भी कंटेन कर सकता है. दिस आयरन स्टोर एज फेरिटिन इज कॉल्ड स्टोरेज आयरन. स्मॉलर क्वांटिटीज ऑफ द आयरन इन द स्टोरेज पोल आर इन एक्सट्रीमली इनसॉल्युबल फॉर्म कॉल्ड द हीमोसेड्रिन. अच्छा, जो लार्ज अमाउंट में हमारे पास आयरन स्टोर होगा वो हमारे पास फेरिटिन में स्टोर होगा, ठीक है. और जो स्मॉल अमाउंट में हमारे पास जो इनसॉल्युबल आयरन होगा वो हमारे पास हीमोसाइडिन की फॉर्म में स्टोर होगा. दिस इज स्पेशली ट्रू व्हेन द टोटल क्वांटिटी ऑफ आयरन इन द बॉडी इज मोर देन द एपोफेरिटिन स्टोरेज पुल कैन एक्यूमुलेट. अच्छा, अब अगर वो स्टोरेज फेरिटिन से ज़्यादा हमारी बॉडी में आयरन होगा तो उसके बाद तो वो हमारे पास क्या होता है, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, उसकी एक्यूमुलेशन हमारी बॉडी में होना स्टार्ट हो जाएगी, जो कि आगे चल के हमारे पास डिजीजेस कॉज करती है. अब इन सब पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं इस डायग्राम में. ये प्लाज्मा वाले तो पहले हम लोग डिस्कस कर लिए. अब ये फ्री आयरन है. फॉर एग्जांपल ये फ्री आयरन अगर हमारे पास एक्सेस अमाउंट में है तो वो क्या होगा, फेरिटिन की फॉर्म में हमारे पास ये एब्जॉर्ब हो रही है. हम लोगों ने पढ़ा ना कि क्या होगा, सेल साइटोप्लाज्म में एपोफेरिटिन प्रोटीन के साथ अटैच होगी, वो फेरिटिन की फॉर्म में अटैच हो जाएगी, ठीक है. या तो अगर और ज़्यादा थोड़े इनसॉल्युबल फॉर्म में और भी ज़्यादा हमारे पास आयरन है तो वो हीमोसेड्रिन की फॉर्म में हमारे पास क्या है, उन टिश्यूज़ में, उन साइटोप्लाज्म में क्या हो गई है, एब्जॉर्ब हो गई है. अब यहाँ तक तो हमारे पास यहाँ पे ये सारी चीज़ें डिस्कस हो गई. आगे चलते हैं. आगे क्या है, hemosedrin collects in the cells in the form of large crystal that can be observed microscopically as large particle. hemosedrin जो होते हैं अगर हमारे पास सेल्स में लार्ज क्रिस्टल बन जाए तो ये इजीली माइक्रोस्कोपिकली लार्ज पार्टिकल्स होते हैं तो हम इन्हें देख सकते हैं. इन कॉन्ट्रास्ट फेरिटिन पार्टिकल्स आर सो स्मॉल एंड डिस्पर्स that they usually can be seen in the cell cytoplasm only with the microscope. अच्छा, हीमोसेड्रिन जो होते हैं वो थोड़े से लार्ज क्रिस्टल्स में इसका गुच्छा हो जाता है उन इनसॉल्युबल फॉर्म्स का, तो हम लोग उन्हें देख सकते हैं, ठीक है, लार्ज पार्टिकल. लेकिन फेरिटिन जो होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स की फॉर्म में हमारे पास जो है उन्हें हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं. व्हेन द क्वांटिटी ऑफ आयरन इन द प्लाज्मा फॉल्स लो, सम ऑफ द आयरन इन द फेरिटिन स्टोरेज इज रिमूव इजिली एंड ट्रांसपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ द ट्रांसफर इनटू प्लाज्मा टू द एरियाज ऑफ द बॉडी वेयर इट नीडेड. अच्छा, अगर हमारे पास ब्लड प्लाज्मा में हमारे पास आयरन लो हो जाती है तो वो फेरिटिन स्टोरेज पोल में जो आयरन थी वो क्या करती है, ट्रांसपोर्ट हो जाती है, ट्रांसफेरेंट की फॉर्म में प्लाज्मा में जाती है और जहाँ पे भी इसकी ज़रूरत होती है वो उस टिश्यूज़ में पहुँच जाती है. आ यूनिक करेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसपेरेंट मॉलिक्यूल इज दैट इट बाइंड स्ट्रॉन्गली विद द रिसेप्टर इन द सेल मेम्ब्रेन इरिथ्रोब्लास्ट इन द बोन मैरो. एक यूनिक ट्रांसफेरेंट का एक यूनिक स्ट्रक्चर होता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये स्ट्रॉन्गली जो मेम्ब्रेन, इरिथ्रोब्लास्ट की मेम्ब्रेन होती है बोन मैरो में, उसके साथ वो अटैच्ड हो जाता है. ओके, अब मैं देखो यहाँ पे आपको बताती हूँ, ठीक है. ये अब हमारे पास यहाँ तक तो हम लोगों ने ट्रांसफेरेंट एंड टिश्यूज़ के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं. सो इसमें अब हमारे पास नहीं है. अब देखो क्या होता है कि इसने ना, अब जो हम लोगों ने यहाँ तक तो हमने सारा डिस्कस कर लिया था, अब उसके बाद इसने हमें बताया, यहाँ पे देखो इसने एक और चीज़ हमें बताई है कि अब अगर सेल को आयरन की ज़रूरत है तो आयरन, ब्लड में आयरन कमी हो गई है तो ये आयरन जो है वो आयरन स्टोरेज से जो भी पुल आयरन जो का फेरिटिन की फॉर्म में ये वहाँ से निकल आएगा और ट्रांसफेरेंट के साथ की फॉर्म में जहाँ पे भी टिश्यू को इसकी ज़रूरत होगी ये वहाँ पे जाके उसको सप्लाई कर देंगे. ये पॉइंट अभी तक डिस्कस हुए. आगे चलते हैं हम लोग. Then along with its bonds iron, it is ingested into the erythroblast by the endocytosis. There the transferrin delivers the iron directly to the mitochondria where heme is synthesized. In people who don't have adequate quantity of transferrin in their blood, failure to transport iron to the erythroblast in this manner can cause severe hypochromic anemia, red blood cells that contain much less iron than normal. अब देखो ये सब में, ब्लड प्लाज्मा में या एंडोथेलियन सेल्स के अंदर जो भी हमारे पास जो है इरिथ्रोब्लास्ट की सेल मेम्ब्रेन्स हैं, इसके बोन मैरो में, इन सब में जो है वो ट्रांसफेरिन किसके ज़रिए, हमारे पास जो ट्रांसफेरिन है ना उसके ज़रिए जो है वो आयरन जो है मूव कर रहा है. अब वो ट्रांसफेरिन क्या करता है, डायरेक्टली ट्रांसफेरिन इरिथ्रोब्लास्ट उसे इंजेस्ट कर लेते हैं एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के ज़रिए, ठीक है, और फिर वो हीम की सिंथेसिस में अपना रोल प्ले करता है. लेकिन वो लोग जिनके अंदर ट्रांसफेरेंट जो है वो स्मॉल अमाउंट में होता है, ट्रांसफेरेंट प्रोटीन स्मॉल अमाउंट में होता है, तो वहाँ पे जो है वो एनीमिया कॉज करता है. मीन्स के वहाँ पे
जो है वो आयरन सही से मूव नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो जाता है। मीन्स के आरबीसीज तो होती हैं लेकिन उनके अंदर नॉर्मल अमाउंट में हीमोग्लोबिन नहीं होता, बल्कि बहुत ही कम हीमोग्लोबिन होता है। व्हेन रेड ब्लड सेल्स हैव lived their life span of about 120 days and are destroyed, the hemoglobin released from the cell is ingested by the monocytic macrophage cells. अब क्या होगा कि 120 दिन के बाद लाइफ स्पेन कितनी होती है, 120 डेज लाइफ स्पेन होती है रेड ब्लड सेल्स की। 120 डेज सेल्स के बाद जब वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो उनमें से जो हीम हमें मिलता है वो हीम जो है वो अब हीमोग्लोबिन जो रिलीज होता है सेल्स से वो मैक्रोफेजेस सेल्स होते हैं, मोनोसाइट्स मैक्रोफेजेस सेल्स होते हैं, वो इन्हें इनगल्फ करते हैं। द आयरन इज डिप्लेटेड एंड इज स्टोर मेनली इन द फेरेटिन पूल टू बी यूज एज नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू। और फिर उस हीमोग्लोबिन से आयरन जो निकलता है वो आयरन फेरेटिन पूल के अंदर चला जाता है और फेरेटिन पूल में फिर वो न्यू हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस के लिए जो है वो यूज होता है। तो ये सारी हमें ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ आयरन में बता रही। देखो अब इस थ्योरी में सारी चीज़ें वो बताई हैं जो इस डायग्राम में हमें अब करनी है डिस्कस। अब मैंने जितनी भी थ्योरी बताई उसमें सारा कुछ जो है वो मैं उन सब थ्योरी को समराइज करके इस डायग्राम के थ्रू आपको बताती हूँ। देखो इस चैप्टर की हर डायग्राम इंपॉर्टेंट है। हर डायग्राम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उस सब डायग्राम को, मतलब इतनी सारी थ्योरी उस टॉपिक के बारे में बताते हुए गार्टन जो है उन तमाम चीज़ों को इस डायग्राम में समराइज करता है। तो इन डायग्राम्स को अच्छे से याद कीजिए। अब देखो मैं डिस्क्राइब करती हूँ होता क्या है। सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास, हम लोग ने जैसे डिस्कस किया था कि हमारे पास आयरन है, ठीक है। वो आयरन जो है वो स्मॉल स्टेटाइल से एब्जॉर्ब हुआ और ट्रांसफेरेंट की फॉर्म में आयरन अटैच्ड हो गया प्लाज्मा के अंदर। अब वो आयरन जो है वो लूजली अटैच्ड भी होता है, ये दोनों आपस में इनका बॉन्ड बहुत लूज होता है। तो ये बॉन्ड क्या करता है कि यहाँ से अगर फ्री आयरन निकलती है तो वो फ्री आयरन फेरेटिन की फॉर्म में हमारे पास एब्जॉर्ब हो जाती है या तो हेमेसिड्रिन की फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। और फिर इन्हीं आयरन के ऊपर अगर यहाँ पे एंजाइम्स वगैरह ऐड करते हैं तो यही आयरन जो है वो हीम की सिंथेसिस भी बनाना शुरू कर देती है। ओके, यही था। उसके बाद क्या होता है कि ये फेरेटिन है, ठीक है। अब हम लोगों ने ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर ली थी कि किस तरीके से मूव करता है। अच्छा, और यही ट्रांसफेरेंस जो है, इसी ट्रांसफेरेंस के जरिए जो है वो आयरन जो है कहाँ पे जाता है, बोन मैरो में जाता है और बोन मैरो में जाके वो हमारे पास हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस करवाता है। यही ट्रांसफेरेंस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आयरन को ट्रांसपोर्ट करवाने में एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, हम लोगों ने ये डिस्कस किया था लास्ट की स्लाइड में, ये डिस्कस हुआ था कि 120 डेज के बाद जब हमारे पास किसकी, हीम की जो है रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, हमारे पास जब भी हीमोग्लोबिन जो है हमारे पास क्या होगा कि हीमोग्लोबिन हमारे पास जब भी 120 डेज के बाद हमारे पास रेड ब्लड सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ये रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स 120 डेज के बाद जब इनकी डिग्रेडेशन हो रही है तो उसमें से हमें क्या मिल रहा है, हीमोग्लोबिन मिल रहा है। अब हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन जो है इनको मैक्रोफेजेस इनगल्फ करती हैं। अब ये हीमोग्लोबिन जब इसकी डिग्रेडेशन होगी, ये फर्दर डिवाइड होगा तो इसमें से आयरन निकलता है। या तो ये आयरन फेरेटिन की फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, या फिर ये आयरन जो है वो हमारे पास न्यू हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन करवाता है, या फिर क्या कहता है, न्यू हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन करवाता है। मतलब सिंपल क्या हुआ यहाँ पे, ये जो हमारे पास प्रोसेस है ना, ये हमने लास्ट स्टेप में हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई 120 डेज के बाद आरबीसी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ये आरबीसी जब डिस्ट्रॉय हो जाती हैं तो इनमें से डिग्रेडिंग हीमोग्लोबिन मिलता है, इनको मैक्रोफेजेस एब्जॉर्ब कर देती है जिसमें से फ्री आयरन मिलता है। या तो ये फ्री आयरन फेरेटिन की फॉर्म में हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, या फिर इसमें से और कुछ जो इसका दूसरा पार्ट होता है एक्सट्रीशन के लिए, जैसे ब्लू रिबन वगैरह एक्सट्रीट करता है तो वो हमारी बॉडी से नॉर्मली एक्सट्रीट हो जाते हैं, ठीक है। या फिर यही फ्री आयरन जो है वो न्यू हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन में हमारे पास हेल्पफुल होता है। सो ये हमारे पास थी मेटाबॉलिज्म ऑफ दी आयरन की मेटाबॉलिज्म हम लोगों ने नॉर्मली यहाँ पे डिस्कस कर दी, ठीक है। अब ये मेटाबॉलिज्म हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर ली, हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर ली, ठीक है। अब एक और छोटी सी स्लाइड है वो मैं डिस्कस करती हूँ कि डेली यूज़ ऑफ आयरन की डेली यूज़ कितनी होती है हमारी बॉडी में। सो अ मैन एक्सक्रीट अबाउट 0.6 mg ऑफ आयरन ईच डे। एक आदमी जो है वो एक्सट्रीट करता है 0.6 आयरन ईच डे मेनली इनटू द फीसिस की फॉर्म में। एडिशनल क्वांटिटी ऑफ आयरन आर लॉस्ट व्हेन ब्लीडिंग्स अकर, और एडिशनल अमाउंट ऑफ आयरन हमारी बॉडी से कब जो है वो लॉस्ट होता है, जब ब्लीडिंग होती है किसी भी केस में। फॉर अ वुमेन एडिशनल मेंस्ट्रुअल लॉस ऑफ द ब्लड ब्रिंग्स लॉन्ग टर्म आयरन लॉस टू अ एवरेज ऑफ अबाउट 1.3 मिलीग्राम पर डे। तो अच्छा आयरन ये ठीक है। अब नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, एडिशनल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसके थ्रू भी ना
काफ़ी सारी वुमेन्स में एडिशनल लो हो जाता है किसका, आयरन का हमारी बॉडी से, जो कि 1.3 मिलीग्राम पर डे होता है, ठीक है। सो आई होप कि अब आपको डेली यूज ऑफ द आयरन और स्टोरेज ऑफ द आयरन, ट्रांसपोर्ट ऑफ द आयरन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ द आयरन जो है वो आप लोगों को डिस्कस हो गया होगा। अब एब्जॉर्प्शन वाला ट्रैक हम लोग दूसरी वीडियोस में मैं डिस्कस करती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। सो इस डायग्राम को जो है वो अच्छे से समराइज, इस डायग्राम को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस डायग्राम में आपकी मेटाबॉलिज्म ऑफ दी हम लोगों ने आयरन भी पढ़ ली, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन भी पढ़ ली एंड स्टोरेज ऑफ आयरन भी पढ़ ली। सो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी डिस्कस हो गई। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसी तरीके से मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को शेयर करते रहें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और लेक्चर जो है अपलोड करती रहूं। आई होप आप लोगों के लिए अब ये लेक्चर्स बहुत ही ईजी रह जाएंगे, ठीक है। सो इसी तरीके से सब लेक्चर्स आप लोग जो है वो देखते रहें, ताकि आप लोगों के लिए रिविजन करना आसान हो जाए। टिल देन अल्लाह हाफिज़ गाइस।